प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आज से मैं जो आप लोगों के सामने कार्यक्रम लेकर के आने वाला हूं लगातार 12 दिन तक, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने पिछली सीरीज जो बनाई थी विभिन्न ग्रहों से विभिन्न ग्रहों के सापेक्ष परिणाम, ठीक वैसे ही आपकी कुंडली चाहे जिस लग्न की है, किसी भी लग्न की है, उसमें कौन कौन से भाव के अधिपति आपस में युति कर रहे हैं। मान लीजिए ये कुंडली मैंने मेष लग्न की बनाई है। ऐसे ही अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में मेष लग्न के अधिपति या मेष राशि के अधिपति मंगल और नवम भाव के अधिपति गुरु एक साथ बैठे हैं। तो संभवतया ये जो बात है ये प्रत्येक कुंडली पे लागू हो जाती है कि आपकी कुंडली में जो दो ग्रहों की युति बनी है वो कौन कौन से राशि के अधिपति हैं। समझ में आ रही होगी बात। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में दो ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य और बुध। तो अगर मान लीजिए आपकी कुंडली मकर लग्न की कुंडली है तो सूर्य बनते हैं पंचम भाव के अधिपति। अगर मान लीजिए मकर लग्न की कुंडली बनेगी तो यहां पे मैं देखूं तो 5 नंबर यहां लिखा है। और अगर बुध बनते हैं तो बुध बनते हैं यहां के लिए 6वें भाव के अधिपति। वहां आपकी कुंडली में मकर लग्न की कुंडली के लिए सूर्य बनते हैं अष्टम भाव के अधिपति और बुध बनते हैं 6वें भाव के अधिपति। तो इन दोनों की युति का प्रभाव आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा और क्या ये कितना परफेक्शन में होगी ये बात कि वो उन राशियों के अधिपति की युति आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। जैसे इस कार्यक्रम को लाने के पीछे का उद्देश्य मेरा ये है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में राजयोग कारक ग्रह की दशा चलती है, पर भगवान मैं आप लोगों को बात बताऊं वो कई बार परिणाम नहीं देते। या कई बार आप लोगों को ये देखने में आया होगा कि ग्रह तो बहुत अच्छे बैठे हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी बैठी हैं, पर आप अब उसमें जाते हैं कि चलित में कहां जा रहा है, नवांश में कैसा बैठ रहा है, युति भी बहुत अच्छी है, मित्र के साथ बैठा है, फिर क्यों गड़बड़ है। ज्योतिष जो है वो निस्संदेह बड़ा ही विशाल सागर है। जिस तरीके से भगवान ने कहा है कि जलाशयों में मैं समुद्र हूं, ठीक उसी तरीके से ये ऐसा विज्ञान है जो आज तक जो कोई भी अगर कहे कि मैं ज्योतिष थोड़ी समझ रखता हूं, वो निस्संदेह उसका एक मात्र उसकी सिंधु की बिंदु भी नहीं जानता है। इसी चीज से प्रेरित होकर के मैं आप लोगों के सामने अगले 12 दिन तक प्रत्येक लग्न के लोगों के लिए यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण होने वाला है। रविवार का कार्यक्रम भी अवश्य देखा करिए, बहुत काम की बात बताता हूं। आइए, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। आप लोगों को एक बार फिर से बताऊं, मेरे लिए रविवार का कार्यक्रम अन्य बाकी के दिन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैं जिसमें जो उसमें बातें बताता हूं वो मुझे भी खुद बहुत अच्छी लगती है। ये तो खैर ज्योतिष की बातें हैं, सबको समझने की है। अब आपको मैं आपके विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहली बात है, आपकी कुंडली में चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, क्या बात कही मैंने, किसी भी लग्न की कुंडली हो, खास करके ये बात मैं मेष लग्न वालों पे बता रहा हूं। क्लियर है, किसी भी लग्न की कुंडली हो, पर यह बात मेष लग्न के लिए है कि मेष राशि के अधिपति और वृषभ राशि के अधिपति जब एक साथ किसी भाव में बैठेंगे तो सामान्यतया परिणाम कमजोर होगा। धन को लेकर के सामान्यतया परिणाम कमजोर हो सकते हैं और कई बार कुटुंबजनों के साथ बहुत ही ज्यादा मैत्री होती है, पर उनका फायदा बहुत ज्यादा नहीं मिलता। अगर जन्म कुंडली में मेष राशि के अधिपति और बुध, मतलब मेष राशि के अधिपति मंगल और तृतीय स्थान के अधिपति बुध किसी भी भाव में एक साथ युति करेंगे, मतलब मेष राशि के अधिपति का संबंध अगर मिथुन राशि के अधिपति से हो रहा होगा तो इसे सर्वोत्कृष्ट कहेंगे, इसे अच्छा परिणाम मिलता है और जातक को अच्छाइयां मिल जाती हैं।
वहीं मेष राशि के अधिपति और चंद्रमा जब एक साथ बैठते हो तो यह सामान्य परिणाम हो जाता है और ग्रह यहां पेंडुलम बन जाता है, यह 90 डिग्री का संबंध हो जाता है। दो केंद्र के अधिपति एक साथ युति करेंगे तो सामान्यतया यह वो आपको शुभदायी परिणाम तो देंगे, पर संपूर्ण नहीं, कमजोर या थोड़े सामान्य। तो कई बार आप जब सोचेंगे कि लग्नेश और सुखेश की युति बड़ी अच्छी बनी है तो वो कई बार सामान्य परिणाम देने लगते हैं और ग्रंथ यही कहता है कि इसके परिणाम कमजोर से भी हो सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ता हूं। लग्न के अधिपति मंगल और पंचम भाव के अधिपति सूर्य भी जब कभी एक साथ आते हैं तो दो दाहक ग्रह जब किसी भी एक भाव में बैठेंगे तो उसके परिणाम को जलाने का काम करेंगे और उसमें उग्रता लाने का काम करेंगे। इस वजह से भी कई बार अगर लग्नेश कमजोर हो जाए या लग्नेश पंचमेश की युति होगी तो व्यक्ति शिक्षित होगा, पराक्रमी होगा, बुद्धिमान होगा, यशस्विता बड़ी तीव्र होगी, पर वो कई बार उसके प्रभावों को दूसरा झेल नहीं पाता है, उसके प्रभावों को दूसरा झेल नहीं पाता और इस वजह से कई बार जितना उसको प्रेम मिलना चाहिए समरसता के भाव के कारण, कृतज्ञता के कारण, वो उसको नहीं मिलता। बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रहे, हाइप करे और नर्चर करने वाला होता है, मतलब उसकी बुद्धि बड़ी ही निर्मल होती है पर उसके प्रेजेंटेशन का तरीका शायद उग्र हो जाए तो यह भी बहुत ज्यादा कई बार तीव्र हो जाता है या कठोर हो जाता है। इस मामले में अगर लग्न के अधिपति मंगल और पंचम भाव के अधिपति सूर्य एक साथ कहीं युति करेंगे तो उस भाव को जलाने का काम करेंगे। क्लियर है? पर अगर यह युति एकादशवें भाव में हो जाएगी तो एकादशवें भाव के लिए दाहक ग्रहों का बैठना अच्छा होता है, इस वजह से कम वो आपको दे देंगे। क्लियर है? मेष लग्न की कुंडली के लिए लग्न के अधिपति मंगल और छठवें भाव के अधिपति बुध भी अगर एक साथ बैठेंगे तो ये अशुभ परिणाम देते हैं और ऐसी अवस्था आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी में है ये कि ये घबराहट देते हैं, बेचैनी देते हैं, हालांकि ये कई बार नौकरी अवश्य दे देते हैं। क्लियर है? लग्न के अधिपति मंगल बनते हो और सप्तम भाव के अधिपति शुक्र, तो ये भी प्रतियोग के कारण यहां पे दाम्पत्य में बहुत ज्यादा विकृति आती है, कामुकता बढ़ती है, विवाह के बाद विवाह विच्छेद के योग बनते हैं, संबंध अच्छा नहीं बनता, दर्दनाक स्थितियां विवाह में हो जाती हैं और कई बार कामुकता बढ़ जाने के कारण विवाहोपरांत भी उसकी अपनी पत्नी से प्रेम की स्थिति कमजोर और दूसरे की पत्नी को देख करके भी प्रेम जागृत उठता है। यह स्थिति इस मामले में कमजोर होती है, पर इसके फायदे ऐसे हो सकते हैं कि व्यक्ति प्रत्येक दिन कुछ न कुछ धन कमाने की इच्छा में रहता है और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा उसकी खत्म नहीं होती है। क्लियर है? अगर मेष लग्न की कुंडली बनी है तो लग्न के अधिपति मंगल और अष्टम भाव के अधिपति मंगल स्वयं हो जाते हैं। अगर ये इन्हीं दोनों भावों में से किसी एक में बैठे हैं, हालांकि लग्नेश मंगल होकर के किसी भी भाव में बैठेंगे तो कुंडली को कमजोर नहीं होने देंगे, इसे संतुलित और बेहतर परिणाम के रूप में जाना जा सकता है। मेष लग्न की कुंडली अगर बनी है तो लग्न के अधिपति यानी कि मंगल और नवम भाव के अधिपति अगर गुरु एक साथ किसी भी स्थिति में बैठे हैं तो इसे अच्छा कहा जाएगा और निस्संदेह इससे जातक को विद्वान और परम विद्वान होने से कोई रोक नहीं सकता। धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण और कर्तव्य का बोध करने वाला होता है। अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है और लग्नेश और नवमेश एक साथ बैठे हैं किसी भी भाव में, खास करके केंद्र और त्रिकोण में, तो इसे सर्वोत्कृष्ट ही नहीं बहुत ज्यादा श्रेष्ठ योग कहा जाएगा। दशम स्थान भी बहुत अच्छा नहीं होता है, केंद्र पे जाता है। एकादशवां ठीक होगा, पर अगर आप इन दोनों की तुलना करेंगे कि अगर मेष लग्न की कुंडली में मंगल और शनि किसी भाव में बैठे हैं तो इनका यहां बैठना भी ठीक होगा और यहां बैठना भी ठीक होगा, पर यहां बैठना उतना ठीक नहीं होगा जितना यहां बैठना ठीक होगा। इसका अर्थ है कि लग्नेश और शनि अगर दशम स्थान में बैठेंगे तो ज्यादा अच्छे परिणाम करेंगे बनिस्पत एकादशवें भाव के। क्लियर है? 12वें भाव के अधिपति के साथ लग्नेश की युति चूंकि परम मित्र होते हैं तो वो व्यय को संतुलित करने में जातक की मदद करते हैं। वो चिरायु होता है, आयु का मालिक होता है, संपर्क बनाने वाला होता है, कम्युनिकेटिव होता है और अपने व्यय पे अपनी दृष्टि डालने वाला होता है। मुझे कब, कहां, कैसा, किस तरीके का व्यय करना है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल एक बार फिर से इसी कार्यक्रम के साथ वृषभ लग्न के लोगों के लिए यह कार्यक्रम लेकर के आऊंगा। मेष लग्न की कुंडली के लिए कौन कौन से ग्रह एक साथ युति में हैं, यह बहुत ही आवश्यक होगा जानना।
जिसमें मैंने मंगल के साथ विभिन्न ग्रहों को बताया है कि ऐसी राशियां अगर युति में हो तो इस तरीके का परिणाम देती हैं। अगर मेष राशि की युति वृषभ राशि से होती हो, मेष राशि की युति मिथुन राशि से होती हो, मेष राशि की युति कर्क राशि से होती हो, मेष राशि की युति सिंह राशि से, कन्या से, तुला से, वृश्चिक से, धनु से, मकर से, कुंभ से, मीन से, तो ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें आपको और भी बात बता दूं, अगर लाभ भाव के अधिपति का संबंध भाग्य भाव के अधिपति से होगा तो ये धनाढ़ बनाएंगे। नवम भाव के अधिपति का संबंध पंचम भाव के अधिपति से होगा तो भाग्यशाली और पुत्रवान बनाएंगे। धन भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति होने के कारण दशम भाव के अधिपति से हो जाए तो व्यक्ति हमेशा ही नौकरी करने के लिए बेताब रहता है। अगर 12वें भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से हो जाए तो ये कमजोरी देते हैं। अगर धन भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के तीसरे भाव से हो जाए तो व्यक्ति को पराक्रम करके धन कमाने वाला बना देते हैं, और जब वो मेहनत नहीं करेगा तब तक उसको धन नहीं मिलेगा। अष्टम भाव के अधिपति का संबंध अगर 12वें भाव के अधिपति के साथ केंद्र में हो जाए तो ये सबसे खराब हो जाएगी बात, और कुंडली को बिगाड़ने के लिए आसान हो जाए। छठवें भाव के अधिपति के साथ अगर 8वें भाव के अधिपति केंद्र या त्रिकोण में कहीं बैठ जाएं तो ये कुंडली को मेहनत करने के लिए मजबूर कर देंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको सतर्क होने की विशेष आवश्यकता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, आसुरी बुद्धि से जो लोग युक्त होते हैं वो धन के खर्च करने के सही रास्ते को नहीं जानते। सही मार्ग उनका क्या है, वो धन का खर्च नहीं जानते। धन कमाने के भी श्रेष्ठ तरीके उन्हें नहीं पता होते हैं। इस वजह से एक वक्त पे उनको बेरोजगार घूमना पड़ता है। आसुरी शक्ति से जो लोग प्रभावित होते हैं वो प्रवृत्ति मूलक हो जाते हैं और वो अपने धन से खुद को चिपका हुआ रखना चाहते हैं, और हमेशा ही उनको धन कमाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, और बुढ़ापा बड़ा कमजोर बीतता है। हमेशा किसी न किसी रोग से युक्त आप अगर चाहें तो इसके लिए हमारे फिल्मी दुनिया के लोगों को देख सकते हैं। गधे की तरह मेहनत करो, किसी भी सीमा का उल्लंघन करते रहो, राष्ट्र की भावनाओं का हमेशा ठेस पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया करो, दुनिया को कितना गंदा बनाना है, देश को कितनी क्षति पहुंचानी है, देश की स्थिति को कितना कमजोर करना है, सांप्रदायिकता कैसे किसी में बढ़ानी है, किसी को कमजोर करना है, और किसी भी तरीके से अपने आप को भगवान बना लेना है, यह सब उनसे आप आसानी से सीख सकते हैं। देश प्रेम की भावना कमजोर कैसे करनी है, लोगों को कैसे एक दूसरे से बांटना है, और किस तरीके से कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। खूनी बने हैं, दरिंदे बने हैं, पिशाच बने हैं, राक्षस बने हैं, पूर्णतया कमजोर बने हैं बुद्धि से, वो स्वयं को ही भगवान मान बैठे हैं। ऐसा कभी ना होना। ऊपर वाला ऊपर बैठा है, और जो ऊपर बैठता है उसकी सब पे दृष्टि बराबर और निश्चित रूप से निर्बाध गति से पड़ती रहती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।